हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से लेकर आ गई हूँ आपके सामने जनरल साइंस की क्लासेस। मैंने आपको अभी तक कौन सी चीजें पढ़ाई, किस तरीके से पढ़ाया, वो आप सबको पता है। ठीक है, हमने अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़े, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। पूरे अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज हैं उन सबको क्लासिफाई करना जरूरी समझा गया, क्योंकि वो इतनी वास्ट थी। अगर उनको क्लासिफाई हम नहीं करते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनको स्टडी कैसे करेंगे, किस प्लांट का क्या बेनिफिट है, किस एनिमल से किस एनिमल का क्या हैबिटेट है, कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, किस तरीके से रहता है। तो अगर हम उनको क्लासिफाई नहीं करते इन बड़े बड़े ग्रुप्स में, तो उनको पढ़ना और उनके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, सेल के बारे में पढ़ाया, क्योंकि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और मैंने आपको सेल सबसे पहले इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको फिर बाकी चीजों की लेवल बाय लेवल जानकारी हो। मैंने आपको बताया कि हम कैसा अप्रोच अपनाएंगे, बेसिक अप्रोच अपनाएंगे अपने जनरल साइंस के लिए, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा, बेसिक के तरीके से ही आप अपने लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग कर पाएंगे। और अगर आपको लॉजिक पता होगा तो आप अपने क्वेश्चंस बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। जैसा कि इस बार के 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में देखा गया, सारे क्वेश्चन लॉजिक पे बेस्ड थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ था। अगर आपने लॉजिक सही लगा लिया था ना उन क्वेश्चन में, तो आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होते। ठीक है, तो हमें यही लॉजिक सीखना है। और मैं अपनी क्लासेस में आपको हर बार यही याद दिलाती रहूंगी कि आपको अपना बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले 6th to 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़े थे किंगडम्स, 5 तरह के किंगडम्स। विटेकर ने 5 तरह के किंगडम्स दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तीन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इतने बड़े जो है पादपों, इतने बड़ी जो संख्या में पादप हमारे उसमें प्रेजेंट है अर्थ पे, पूरी अर्थ पे फैले हुए हैं, उनको किस तरीके से, कैसे, क्या क्या क्वालिटीज देखकर क्लासिफाई किया गया, आइए हम उसको पढ़ते हैं। तो पहली चीज, प्लांट किंगडम। प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया? प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एल्गी में क्लासिफाई किया गया। मैंने आपको बताया था कि एल्गी के लिए पहले कंफ्यूजन था। जब क्लासिफिकेशन का ये जो सिस्टम हो रहा था, साइंटिस्ट जो है क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे चीजों को। उस टाइम इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सारी चीजें नहीं पता थी। तो उस टाइम लग रहा था कि एल्गी जो क्वालिटीज शो कर रही थी उसमें वो प्लांट में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, एल्गी को भी प्लांट किंगडम में रखा गया, क्योंकि उसकी बाद में क्वालिटीज, जिस तरीके के माइक्रोस्कोप फिर नई रिसर्च में बनते गए, फिर हमने एल्गी को देखा कि उसके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज है जिसको उसके अंदर प्लांट किंगडम में रखा गया। तो आइए पढ़ते हैं इसे। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब है? हमारा एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। हमारा एक बंदर था, ठीक है, बंदर पहले 4 पैरों पर चलता था, उसके बाद हम बड़े हुए और इवॉल्व होते गए और लास्ट में होमोसेपियंस, जो सबसे इवॉल्व्ड स्पीशीज है अर्थ पे, वो बनी। ठीक है, वो कैसे बनी? एवोल्यूशन के थ्रू बनी, टाइम के थ्रू बनी। ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही पूरा प्रोसेस हो गया, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे एक मंकी से होमोसेपियंस बनने में। एक मंकी से होमोसेपियंस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स क्यों लगे? क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे होता है। एक साथ हम नहीं देख सकते कोई चीजें कि एक साथ किस तरीके का बदलाव हो रहा है, हम उसे जज नहीं कर पाएंगे। तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हुए और मंकी से होमोसेपियंस इवॉल्व हुए, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी आया। प्लांट्स को भी इसी तरीके से क्लासिफाई किया गया फाइलोजेनेटिक्स के बेसिस पे, जो कि क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स उनके बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, और उन ऑर्गेनिजम्स या तो वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर उनका कॉमन एंसेस्टर है। तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे करा गया? या तो वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर उनका कॉमन एंसेस्टर है। अब हमें ही ले लीजिए, होमोसेपियंस है, ठीक है, हमसे ऊपर थे निएंडरथल्स।
हमसे ऊपर नहीं, हमसे जो नीचे वाली स्पीशीज आई निएंडरथल्स, उससे इवॉल्व होके हम होमोसेपियंस बने। तो हम इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर जो है वो बंदर ही है, मंकी ही है। तो हम क्या कहेंगे कि हम एक सेम फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन के पार्ट है, हमारा सेम फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन हुआ है, हमारा सेम एंसेस्टर है जो कि है मंकी, हम सेम क्लास के हैं जो कि है वर्टिब्रेट्स। मैं आपको जब प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम सेम क्लास के हैं, हमारा सेम एंसेस्टर है, इसका मतलब हमारा सेम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी हुआ, इसीलिए हमको सेम उसमें रखा गया। ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी किया गया कि जिनका सेम क्लास है, जिनका कॉमन एंसेस्टर है, उन सबको एक साथ रखा गया, ठीक है। अब एल्गी, एल्गी को क्यों प्लांट में रखा गया? पहला और सबसे बड़ी क्वालिटी एल्गी की क्या थी कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, यानी कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, ठीक है। दूसरा, वो अपना खाना खुद बना सकती थी, वो ऑटोट्रॉफिक थी, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल था, थैलॉइड स्ट्रक्चर था, यानी कि ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर था, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर था, सिंपल थैलॉइड, सिंपल लीफ, प्रॉपर लीफ नहीं। एक प्रॉपर पत्ती क्या होती है? ये एक प्रॉपर पत्ती है, इसके अंदर इसकी वेन्स भी होंगी, मेरिस्टम से जुड़ी भी होगी, ठीक है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे, सब चीजें प्रेजेंट होंगी। ये एक ट्रू लीफ है, लेकिन एल्गी के अंदर ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं थी, बस लीफ की तरीके का ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। ऐसे ही स्टेम के साथ भी था, ट्रू स्टेम नहीं थी, स्टेम की ही तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। ऐसे ही रूट के साथ था, जड़ें नहीं थी, ट्रू जड़ें नहीं थी, फॉल्स रूट्स थी, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक्स थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। लार्जली एक्वेटिक, मतलब मेनली ये जो है पानी में पाई जाती थी, मराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता था, सलाइन भी हो सकता था, किसी भी तरीके से के पानी में। आपने देखा होगा कि कोई वाटर बॉडी जिसमें पानी ठहरा हुआ होता है, उसके ऊपर काई जम जाती है, वही तो होती है एल्गी। सबने देखा हुआ है। कितना सिंपल सी चीजें हैं जो हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, आसपास के एनवायरनमेंट में जज करते हैं, बस उनको पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इस पे बहुत बेसिक तरीके से मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको ध्यान देना है, और आप देखिएगा एंड ऑफ द सेशन, और जब हमारा कोर्स खत्म होगा आप एक नई थिंकिंग, नए बेसिक्स पाएंगे अपने अंदर, एंड क्वेश्चंस आप अलग तरीके से सॉल्व कर पाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कहां पाई जाती थी? स्टोन्स, सॉइल, वुड, और ये कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन में भी। मैंने जब आपको फंजाई किंगडम पढ़ा रही थी तो ये बताया था कि फंजाई जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, म्यूचुअल मतलब एक साथ रिलेशनशिप में रहता है एल्गी के साथ, और क्या बनाता है? लाइकन बनाता है। लाइकन क्या होते हैं? ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे? मतलब जहां पॉल्यूशन प्रेजेंट होगा सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पे लाइकन ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ये मेनली गांव में और उन शहरों में जहां पे पॉल्यूशन नहीं है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे बनते हैं? फंजाई और एल्गी के रिलेशनशिप से, म्यूचुअल रिलेशनशिप से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन। अभी हम जैसे पिछला जिस तरीके से हम चीजें पढ़ते आ रहे थे, जैसे हमने मोनेरा में पढ़ा, प्रोटिस्टा में पढ़ा, फंजाई में पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि पहले उस स्पीशीज, उसका क्या हैबिटेट है, उस किंगडम का, वो कहाँ रहता है, क्या करते हैं। दूसरी चीज वो उसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, किस तरीके से अपने नए बेबीज प्रोड्यूस करता है, नए ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक है। तीसरा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और हम सारे किंगडम को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमने पहले 3 पढ़े थे, आगे के 2 भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब एल्गी जो है वो वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअल मेथड्स, यानी कि तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है, और हर फ्रेगमेंट जो है वो थैलस में डेवलप हो जाता है। यानी कि जैसे ये एक एल्गी है,
ये एक एल्गी है और ये बीच में से ऐसे कट गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि फ्रेगमेंट्स में कट जाना, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। तो ये एक जाके अलग एल्गी बनाएगा, ये जाके एक अलग एल्गी बनाएगा, ये जाके एक अलग एल्गी बनाएगा और ये जाके एक अलग एल्गी बनाएगा। ये चारों फ्रेगमेंट्स जैसे जैसे इनमें डिवीजन होगा ये डिवाइड होकर एक नया एल्गी बनाएंगे। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ध्यान रखिएगा एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अब हम करते हैं कि किस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके कौन सी स्पीशीज में जू स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर कितनी स्पीशीज हैं, या फिर उसमें एल्गी है भी या नहीं भी, कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो इंक्लूड कर रहा हो जू स्पोर को। ठीक है, तो उस तरीके का आ सकता है। बस आपको याद रखना है कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स से होता है। ठीक है, और ये जू स्पोर्स कैसे होंगे, क्योंकि ये पानी में है। अब पानी में कोई चीज है तो उसे चलने के लिए मोटाइल होना पड़ेगा, ताकि वो चल पाए। तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बताया था जब बैक्टीरिया पढ़ा रही थी कि फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है, इसीलिए ताकि ये जू स्पोर्स इधर से उधर जाके चल पाए और फर्टिलाइजेशन कर पाए, यानी कि दूसरे उसके साथ यानी कि नए ऑफस्प्रिंग बना पाए, नए स्पोर्स। इस वजह से ये मोटाइल किस लिए होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये दूसरे प्लांट्स को राइज करते हैं। अब आती है तीसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। पहला, वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो है जू स्पोर्स के थ्रू होगा। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ दो गैमेट्स से। आपको सबको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल पेरेंट से भी हो जाएगा, यानी कि उसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, ये गैमेट जो होता है फ्लैजिलेटेड होते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं साइज में। ठीक है, अगर वो साइज में एक जैसे होंगे, अगर वो सेम साइज के होंगे गैमेट्स, यानी कि ऐसे ऐसे, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोगैमस। याद रखिएगा ये टर्म्स, ये तीन टर्म्स जो मैं अभी पढ़ा रही हूं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आइसो, एनाइसो और ऊ, ये क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर जो गैमेट्स है, ये गैमेट्स है, अगर गैमेट्स जो हैं वो सेम साइज के हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे आइसोगैमस, सिमिलर इन साइज। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन इनसे होगा, जो डिसिमिलर होंगे साइज में, वो होते हैं एनाइसोगैमस, यानी कि एक छोटा होगा, एक कुछ इस तरीके से दिखता होगा। ठीक है, डिफरेंट साइज, उसे बोलते हैं एनाइसोगैमस। ठीक है, सेम साइज आइसोगैमस, डिफरेंट साइज एनाइसोगैमस। सिर्फ इतना याद रखिए, बस इतना ही याद रखने की जरूरत है कि जूस्पोर्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होगा, आइसो, एनाइसो, और आगे मैं ऊ पढ़ाने वाली हूँ, ऊगैमस। ऊगैमस कब होगा, जब फ्यूजन होगा एक बड़ा नॉन मोटाइल। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आइसोगैमस था और एनाइसोगैमस है, ये दोनों मोटाइल है, मतलब दोनों में फ्लैजुला है, दोनों चल पा रहे हैं। लेकिन oogamous जो है वो नहीं चल पा रहा है, वो नॉन मोटाइल है। बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो oogamous कब होता है, जब एक लार्ज और एक और नॉन मोटाइल गैमेट जो है वो फ्यूज करते हैं। ठीक है, लार्ज नॉन मोटाइल, और फीमेल गैमेट कैसा होगा, स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, अब हमने अभी क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से हो रहा है। आइसोगैमस मतलब दोनों गैमेट्स इसमें सेम साइज के हैं, मोटाइल हैं, फ्यूज कर रहे हैं। एनाइसो में क्या हो रहा था कि दोनों गैमेट जो हैं सेम साइज के नहीं है, ठीक है,
वो फ्यूज हो रहे हैं तो एनाइसोगैमस। oogamous में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो, जो मेल गैमेट है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं, तो वो oogamous कहलाता है। ठीक है, अब आती है एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर क्योंकि आजकल जो है एल्गी को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में यूज आती है एल्गी का, किस तरीके से इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या बनाने में काम आती है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बहुत सारी स्पीशीज हैं इसकी, ये आपको अगर याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉरीफेरा, लेमिनेरिया, सरगैसम। ठीक है, ये उन 70 स्पीशीज में है एल्गी की जो खाने की तरह काम आती है, यानी कि सरगाजम को एज अ सप्लीमेंट यूज किया जाता है। आपने सुना होगा सप्लीमेंट, लोग विटामिन के कैप्सूल्स लेते हैं, ऐसे ही एल्गी एज अ सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है, खाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो है वो क्या उनसे क्या बनाते हैं, एल्गिन, एल्गिन बनाया जाता है, अगार बनाया जाता है। अगार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी चीजें हम जिस भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको देख पाते हैं, उनको किस पे हम उगाते हैं, वो अगार होता है। आप में से अगर किसी ने ग्रेजुएशन करी हो बायोलॉजी में तो लैब में भी काम किया होगा और देखा भी होगा कि अगार के ऊपर, अगार एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि एल्गी से बनता है, और उसी के ऊपर जो है कल्चर होता है, कोई या कोई भी कल्चर हो सकता है, बैक्टीरिया का कल्चर हो सकता है, फंजाई का हो सकता है, तो उनको स्टडी करने के लिए उनको ग्रो जो करते हैं इसी अगार के ऊपर करते हैं। ठीक है, और किस लिए यूज होता है, आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के। कौन से, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, अगर आप याद रख पाए तो ये दो नाम याद रखिएगा, आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए, ग्रेसिलेरियम, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अब एल्गी जो है 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फंजाई आप कब लिखेंगे कि वो स्पीशीज फंजाई है, जब माइसिटीज उसके पीछे लगाओ, लेकिन अगर उसके पीछे फाइसी लगाओ, फाइसी लगाओ तो इसका मतलब है एल्गी। शॉर्ट में याद करेंगे ताकि चीजें आसान हो जाएं, आसानी से हम चीजें ब्रेक करके याद करेंगे ताकि वो चीजें याद रहें, तो हमारा अप्रोच एकदम डिफरेंट होगा, ताकि आपको जो मुश्किल से मुश्किल चीजें भी है ना वो भी याद रहे। ठीक है, फाइसी कहीं भी आ जाए तो आप याद रखना कि वो एल्गी है, माइसिटीज कहीं हो तो वो फंजाई है। तो क्लोरो, फियो और रोडो, आइए इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है। क्लोरोफाइसी ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देखना है कि क्लोरोफाइसी में किस तरीके का काम होता है, किस तरीके के काम आता है और क्या चीजें उसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्लोरोफाइसी है उसको ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ग्रीन एल्गे, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ही जो है सेंटेंस इंपॉर्टेंट है क्लोरोफाइसी के अंदर। इसको ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अब इसका भी रिप्रोडक्शन, जैसे एक एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वैसे ही उसकी जो 3 टाइप है उसमें भी सेम तरीके से होगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वेजिटेटिव होगा फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल होगा जूस्पोर से, और सेक्सुअल होगा आइसो, एनाइसो और oogamous से। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल भी याद करने हैं, एग्जाम्पल सुनने हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्लमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, बहुत अजीब अजीब से नाम है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक बार रीडिंग देंगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर इनका नाम आता है तो आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये तो एल्गी है, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर किसी एनिमल की बात चल रही है और एल्गी का नाम आ गया, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े डिफिकल्ट नेम्स हैं टू टेक, तो अगर आपको याद भी रह जाएगा तो आप फिगर आउट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं उस सेंटेंस को, अगर वो उसके साथ जच नहीं रहा है तो क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यही अप्रोच आपको सीखनी है।
ये तो हो गई क्लोरोफाइसी। अब आते हैं हम फियोफाइसी पे। क्लोरोफाइसी को ग्रीन बोलते थे, फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे जो है ये मेनली मराइन में पाया जाता है, ठीक है, मराइन हैबिटेट्स में पाया जाएगा। अब ये जो है क्या है, इसमें भी सेम रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी एक बार अगर आपने एक टॉपिक पूरा ऊपर एल्गे हमने ढंग से पढ़ा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा था पूरा डीप में, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल तीन से तरीके से, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, ठीक है, और जो एसेक्सुअल है वो जूस्पोर से। तो अगर मैं आपको ये बार बार चीजें अभी तीनों एल्गी में बोल दूंगी तो आपको ये चीज याद रह जाएगी कि अच्छा ये चीज पक्की होगी कि भाई इनमें इसी तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज आपने याद कर ली, वो भी देखो कितनी इजीली, अभी मैं आपको बार बार बोल के बता रही हूँ तब, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो और ऊगैमस से हो रहा है, ठीक है। फिर आता है हम रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी को है जो रेड एल्गी भी बोलते हैं, रेड एल्गे। रेड एल्गे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, पिछले उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गे बोलते थे, क्यों बोलते थे? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था। इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, सी, केराटिनोइड्स और जेंथोफिल्स। अब ये स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, ठीक है, कि कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें ध्यान रखना क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी जो है वो क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी जो है वो कॉमनली रेड एल्गी है, क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्या है? आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका रेड कलर इसका जो है रेड कलर किस वजह से आ रहा है? आर फाइकोएरिथ्रिन जो रेड पिगमेंट है उसकी वजह से, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि इसका जो इसकी ये जो है रोडोफाइसी सबसे कॉम्प्लेक्स एल्गी बोली जाती है सारी एल्गी की टाइप्स में से। सबसे कॉम्प्लेक्स जो टाइप अगर हम बोलेंगे तो वो होगा रोडोफाइसी, ठीक है। अब इसमें भी सेम होगा, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली जूस्पोर से, सेक्सुअली जो है वो किससे होगा तो गैमेट्स थे, लेकिन इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, रेदर देन दूसरे उससे। तो ऊगैमस से ही हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर आइसो और एनाइसो नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये इतना ज्यादा डीप। ये ग्रेजुएशन में जो लोग पढ़ते हैं उनको याद रखना पड़ता है, बट एक ऐसी रीडिंग मारने के लिए पढ़ लीजिएगा कि ये सबसे ज्यादा इवॉल्व है, रोडोफाइसी सबसे ज्यादा डिफरेंट है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है एल्गी में से। शैवाल। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्लांट किंगडम के दूसरे उस पे टॉपिक पे, जो कि है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लांट किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर ट्रू एल्गी में हमने पढ़ा ना ही ट्रू लीव्स था, ना ही ट्रू रूट्स था, ना ही ट्रू स्टेम था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट में ऐसा क्या इवोल्यूशन आया, ऐसी क्या नई चीज आई, ठीक है। फिर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, फिर और आगे क्या आया टेरिडोफाइट्स में, फिर और आगे जिम्नोस्पर्म में क्या आया, फिर एंजियोस्पर्म्स को सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड क्यों बोला जाता है प्लांट्स में। तो यही सब चीजें हम एवोल्यूशन के थ्रू पढ़ेंगे, और जब मैं आपको एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसका बेसिक भी बताऊंगी कि हम किस बेसिस पे लगाते हैं, एवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। अब एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एवोल्यूशन इवॉल्व कैसे होता है ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे बॉडी में आपने ध्यान दिया होगा अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है, लेकिन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, लेकिन वो एक टाइम पे हमारी क्या बोलते हैं काम का था, ठीक है। अब तो नहीं है, अब उसको ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं। तो यही है एवोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स में भी एवोल्यूशन होता है।
ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में क्या होंगे, दो तरीके के होंगे, मॉसेस और लिवरवर्ट्स। मॉसेस और लिवरवर्ट्स ये शेडी एरियाज में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, मतलब ठंडी जगहों पे रहते हैं। और ब्रायोफाइट्स को जब अभी मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो आपको एम्फीबियंस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। एम्फीबियंस भी बोला जाता है प्लांट के। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस जो हैं वो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रायोफाइट जो हैं एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम के, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है रहते हैं सॉइल में लेकिन पानी पे डिपेंडेंट है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि एम्फीबियंस डिपेंडेंट हैं, रहते हैं लैंड पे और डिपेंडेंट है वाटर में अपने रिप्रोडक्शन के लिए। चाहे आप फ्रॉग देख लीजिए, फ्रॉग भी अपने एग्स जो है वो पानी में ले करता है। चाहे मगरमच्छ देख लीजिए, कोई भी एम्फीबियन देख लीजिए, ठीक है, वो जो है अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स भी हैं, ठीक है। ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने अभी एवोल्यूशन की बात की, ब्रायोफाइट की बॉडी जो है वो थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी एल्गी से। एल्गी में ट्रू चीजें नहीं थी, ट्रू लीफ नहीं थी, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेकिन ब्रायोफाइट में क्या आया, ये चीजें बननी शुरू होगी, वेन्स बननी शुरू होगी इसकी लीव्स में, थैलस में, स्टेम में, रूट में, ठीक है। इसके अंदर थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो है वो किसी चीज से हमेशा अटैच्ड रहता है, यानी कि इसको कोई चीज चाहिए ही अटैच रहने के लिए, सबस्ट्रेटम, ठीक है। अब क्या था, इनके अंदर भी ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं था। जैसे कि एल्गी में कुछ भी, एल्गी में तो कुछ भी ट्रू नहीं था, बस ऐसे ही स्ट्रक्चर बने हुए थे। इनके अंदर कोई ट्रू रूट, इनके अंदर रूट, लीव, पत्ती, जड़ और टहनी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो है, टहनी जैसी चीजें प्रेजेंट तो है, लेकिन वो फॉल्स हैं, ट्रू नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। जो एक लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, उनका वो काम नहीं है, ठीक है। अब ब्रायोफाइट जो हैं वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यहां से ना गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। गेमेटोफाइट बनाते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ब्रायोफाइट, गेमेटोफाइट के थ्रू, बस ये याद रखना। इनके अंदर दो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। एक तो एंथेरिडियम, एंथेरिडियम मेल, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, ये वर्ड आपको थोड़ा याद रखना है, बस यही याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में इन दोनों के थ्रू ही जो है रिप्रोडक्शन होता है। देखिए एंथेरिडियम, एंथर, एंथर तो आपको पता होगा मेल सेक्स पार्ट होता है, एंथेरिडियम मेल, आर्चिगोनियम। अब आप इससे ऐसे याद कर रख सकते हैं इसको, आर्ची मतलब थोड़ा लड़की जैसा नाम लग रहा है तो फीमेल होगा, ये फीमेल सेक्स पार्ट होगा, और एंथेरिडियम मेल लग रहा है तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और इन दोनों के थ्रू ही इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। बस इससे ज्यादा इसमें और याद करने की जरूरत नहीं है। और ब्रायोफाइट जो है वो दो उसमें डिवाइडेड हैं, दो क्लासेस में, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। बस इससे ज्यादा हम याद नहीं करेंगे क्योंकि हमें बेसिक ज्यादा डीप भी नहीं जाना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें स्कॉलर नहीं बनना है, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम किस तरीके से क्लियर होगा कि एग्जाम की मांग क्या है, कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अगर इसको आप ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तो ये चीजें पीएचडी, एमएससी, मास्टर्स में चली जाएंगी बॉटनी के लिए, ठीक है। बस इतना ही काफी है जितना मैं पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखे अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब हम आते हैं लिवरवर्ट्स। अभी मैंने बताया लिवरवर्ट्स और मॉसेस जो हैं वो दो तरीके के ब्रायोफाइट्स हैं। इनको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उन पर जोर दूंगी, और जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी, ठीक है। ना ही मॉसेस, मॉसेस कुछ ऐसे दिखते हैं, देख लीजिएगा, ऐसे किसी चट्टान पे ये जो है उग जाते हैं। और तीसरी क्लास हमारी प्लांट किंगडम की, इसको पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा, कोई बंजर जमीन है, कोई बंजर पहाड़ है,
आपने पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ पे बहुत सारे पेड़ उगे रहते हैं, वो शुरू से तो नहीं थे ना। शुरू से तो ऐसा नहीं था कि भाई शुरू से ही पेड़ उगने, मतलब इतने ही बड़े पेड़ हमेशा से उस पहाड़ के ऊपर थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि पहले तो वो छोटा सा पेड़ होगा, छोटा सा पौधा होगा, तब जाके बड़े पेड़ हुए। तो ऐसा बोला जाता है कि जो चीज बंजर जमीन, बंजर पहाड़ों पर पहले आई, वो थे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो हमेशा ब्रायोफाइट जो है वो ऐसी जगहों पे पहले उगते हैं जो कि बंजर जमीन, बंजर पहाड़ होते हैं। ठीक है, अब हम अपने पढ़ते हैं तीसरी जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे। इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। अब वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे जिस तरीके से हमारे बॉडी में खाना ले जाने के लिए खाने की नली है, पेट में खाना पहुंचाने के लिए खाने की नली है, ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स में पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए एक सिस्टम है। पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए एक सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, उस सिस्टम को बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम। और इस वैस्कुलर सिस्टम में दो टिश्यू होते हैं। टिश्यू तो आपको पता होगा, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। वो कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है पानी का ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम से रूट, जड़ों से स्टेम तक, स्टेम से जड़ों तक। और फ्लोएम जो है वो न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान करता है स्टेम से रूट्स तक, रूट्स से स्टेम तक। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अब इवॉल्व होना शुरू हो गए प्लांट में भी। अब इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज आ गए जो कि खाने और पानी का आदान प्रदान कर रहे थे। ठीक है, ये डैम्प, कूल, शेडी प्लेसेस में होते हैं, फ्लरिश करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है इनकी। ठीक है, और इनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी थी। आपने पढ़ा ना कि ब्रायोफाइट्स में डिफरेंशिएटेड नहीं थी बॉडी, इनकी पूरी बॉडी ढंग से डिफरेंशिएटेड थी। देखिए ये दिखा रखे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पोर फॉर्म होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेंगे, नया टेरिडोफाइट बना लेंगे। इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसके अंदर भी सेम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, जो कि हमने उसमें पढ़े थे। कौन से? मेल जो होता है वो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडियम होता है, और फीमेल जो होता है वो आर्चिगोनियम होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्यूज करेंगे तो अब यहां पर जायगोट का फॉर्मेशन होने लग गया। यानी कि देखो एवोल्यूशन हुई पिछले से। पिछले में जायगोट का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यानी कि दो फ्यूज करके जायगोट नहीं बना रहे थे, बस ऐसे ही प्लांट बन रहा था डिवाइड होके। लेकिन यहाँ पे जायगोट का पूरा फॉर्मेशन हो गया और पूरा जायगोट डिवाइड होके फिर एक नया प्लांट बनाएगा। तो एवोल्यूशन का सिस्टम देखिए किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, फिर जायगोट जो है वो मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट बनाता है, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर उसके बाद वो टेरिडोफाइट प्लांट में बना देगा। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना था इसमें टेरिडोफाइट में, और बाकी ज्यादा डीप में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम अपनी चौथी क्लास पर, जो कि है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे? अब आपने देखा कि एवोल्यूशन तो भाई ब्रायोफाइट से ही शुरू हो गया था। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स भी थी। तो अब क्या हुआ कि जिम्नोस्पर्म तो और इवॉल्व होंगे अपने पिछले उससे। ठीक है, और ज्यादा डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी उनकी, और ज्यादा उसमें कोई वेस्कुलर टिश्यूज की बजाय उसके अंदर पूरा वेस्कुलर सिस्टम होगा। तो किस तरीके से ये प्लांट ज्यादा इवॉल्व था, देखते हैं। जिम्नोस्पर्म का क्या मतलब है? जिम्नो का मतलब है नेकेड सीड्स। ठीक है, मतलब जिसके जो बीज हैं वो एक प्रॉपर ओवरी होता है ना, जिसके अंदर जो बीज होते एनक्लोज होते हैं, उसके अंदर वो उसके अंदर नहीं प्रेजेंट थे। यानी कि इसके अंदर ओव्यूल, इसके जो बीज हैं, इसके जो सीड्स हैं वो ओव्यूल्स में नहीं प्रेजेंट, यानी कि वो बाहर दिखाई देते हैं, और उसी तरीके से उसका रिप्रोडक्शन होता है और इसी तरीके से वो प्लांट बढ़ता है। ठीक है,
ओवरी वॉल से ये जो है वो नहीं होते और एक्सपोज होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, इसमें क्या जिम्नोस्पर्म्स में क्या आ गए, जो बीच मतलब वो ट्रीज, वो पेड़ और वो झाड़ियां जो ना ज्यादा लंबी हैं और ना ज्यादा छोटी हैं, जिम्नोस्पर्म में वो आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर वो क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरली टैप रूट्स थी। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसकी देखिए एवोल्यूशन किस तरीके से रिलेट कर रहा है। इसकी जो रूट्स थी वो फंगल एसोसिएटेड थी। ठीक है, इसकी जो रूट्स थी, जो जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स हैं उसमें फंगल जो है वो मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, जैसे कि माइकोराइजा ये जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो इस तरीके से जो जैसे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और इसकी स्टेम्स जो है अनब्रांच्ड थी, यानी कि एक सीधा ऐसा पेड़ हो सकता है, कोई ब्रांचेस ही ना हो उसमें, ऐसे, या फिर ब्रांचेस हो भी सकती हैं ऐसे। ठीक है, जैसे कि पाइन का पेड़ तो अपने सबने सुना देखा होगा, जब आप लोग घूमने जाते हैं मनाली वगैरह, इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं पाइन के। ठीक है, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसकी लीव्स जो है सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, और ये जो है जिम्नोस्पर्म ये वेल अडेप्टेड है, यानी कि इसके अंदर ताकत है अपने आप को अडेप्ट करने की हार्श क्लाइमेट, जो बहुत ही शुष्क वातावरण है उसमें रहने की। आपने देखा होगा मनाली में, मनाली से और ऊपर चले जाइए, जो पहाड़ों में पेड़ होते हैं वो कितने ज्यादा बर्फ में रहते हैं, तो ये वही जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को इस तरीके से बना लेते हैं कि ये उस एनवायरनमेंट में रह पाए। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे थे, उसके अंदर प्रॉपर जिम्नोस्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोप स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे थे। बस इतना याद रखिएगा। माइक्रोस्पोर्स मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन कराऊंगी कि माइक्रोस्पोर क्या होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, और मेगास्पोर क्या होता है जो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, पोलन्स आपको पता होगा, पोलन्स क्या होते हैं जिससे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में पूरे डिटेल में बताऊंगी, बस आपको अभी ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, यानी कि ये इवॉल्व हो गए, क्योंकि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर सबसे ज्यादा ऊंचे तबके के ही पेड़ पौधों में बनते हैं, और वो देखो टेरिडोफाइट्स तक तो वो बन ही नहीं रहे थे, जिम्नोस्पर्म से बनना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन देखिए, आप एनालाइज करिए कि किस एनालिटिकल अपनी थिंकिंग बढ़ाइए कि देखो पहले तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है। ठीक है, तो ये इवॉल्व हो रहे हैं, और इनको ऐसा बनने में ऐसा नहीं है कि सीधा ही जिम्नोस्पर्म बन गया, नहीं, पहले एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जाके कहीं जिम्नोस्पर्म बना है। ठीक है, फिर जाके कहीं एंजियोस्पर्म बने हैं। तो ऐसे एवोल्यूशन हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, पता नहीं कितने ही सैकड़ों साल लगे हैं ये सब बनने में। ठीक है, तो बस अभी इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे दो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजिया मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, उसके थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एंजियोस्पर्म पे, जो कि हमारी लास्ट कैटेगरी प्लांट किंगडम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस जो हैं, हम ह्यूमंस सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज हैं इस अर्थ की, मैमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वैसे ही प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा, अगर हम पेड़ पौधों में देखें तो सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड जो स्पीशीज है वो है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म से क्या मतलब था, जैसे जिम्नोस्पर्म के में जो था उसके सीड जो है बाहर दिख रहे थे, ओव्यूल के अंदर नहीं थे। एंजियोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल के अंदर, उसकी वॉल के अंदर पूरे सुरक्षित होते हैं, पूरे प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स, ओव्यूल्स और सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और जो सीड्स होंगे, जैसे आपने देखा है कि आम को देखा है आपने, आम की जो गुठली है वही तो आम का सीड हुआ ना, वही तो आम का बीज हुआ।
तो वो किससे जो है वो होता है, चारों तरफ उसके क्या होता है, आम का पल्प होता है। तो यानी कि जो फ्रूट होता है वो सीड को अपने अंदर जो है एनवेलप करके रखता है, अपने अंदर दबा के रखता है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे रहते हैं, बहुत अलग अलग इनकी हैबिटेट हैं जहाँ पे रहते हैं। ये अफ्रीका पे भी मिलेंगे आपको, या आपको एशिया में भी मिलेंगे, आपको यूरोप में भी मिलेंगे, रशिया में मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। इनका इतना बड़ा जो है, इनका इतना बड़ा एरिया में जो फैले हैं, इतने वास्ट एरिया में ये फैले हुए हैं, ठीक है। और ये दो क्लासेस में डिवाइड है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स, आपने राजमा देखा होगा, राजमा की जो बीन होती है वो कुछ ऐसी होती है, तो ये डाइकॉट हुआ, यानी कि दो। डाइकॉट मतलब टू और मोनोकॉट मतलब वन। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं। तो 2 लोब्यूल्स और 1 लोब्यूल, वो मोनोकॉट हो गया, और 2 हो गए तो वो डाइकॉट हो गया, ठीक है। अब आपने सबने पढ़ा होगा कि जो आपने 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा कि जो मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है स्टेमन और पिस्टल, ठीक है। प्लांट के वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्टेमन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगा, और हर जो स्टेमन है वो कंसिस्ट करेगा एक फिलामेंट, एंथर होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ट्यूब होगी, पोलन ट्यूब के थ्रू ही पोलन्स जाएंगे, ठीक है। और उसी के थ्रू जो है फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बन के डिवाइड होंगे, सेल डिवाइड करके सीड बनाएंगे, सीड बनने के बाद एक पूरा प्लांट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन होने के बाद एक नया जो प्लांट फॉर्म होगा, आपने ये देखा कि इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई जायगोट नहीं बन रहा था, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तक। फिर जिम्नोस्पर्म में जायगोट भी बनने लग गया, एंजियोस्पर्म में जायगोट भी बनने लग गया, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर ओव्यूल्स भी प्रेजेंट है। और जब मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको मतलब पूरा डिटेल में बताऊंगी कि पोलन ट्यूब क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है उसमें। और फर्टिलाइजेशन यानी कि दो गैमेट्स का मिलना, मेल और फीमेल पार्ट का मिलना, जिसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उससे पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उससे पहले क्या ग्रोथ हो रही है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी चीजें हम प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अभी हमने अपने प्लांट किंगडम की 5 क्लासिफिकेशन देखी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट थी। एंड आई होप दैट आपको इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी ये 5 क्लासेस। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, और इसी तरीके से हम अपने सारे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब चीजों को पढ़ने में, ठीक है। थैंक यू। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आएंगे एनिमल किंगडम को लेकर।